हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़े। इससे पहले हम लोग कुछ पुराने फंक्शनल ग्रुप्स देख लिया जाए जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैटेगरी 1 या ग्रुप 1 में हम लोग रखते हैं एल्केन को। एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ग्रुप 2 एल्कीन एंड एल्काइन। यहां कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ADE। ठीक है, इट कैन बी ADE2 और ADE3। ठीक है, बाइमोलिकुलर भी हो सकता है, ट्राइमोलिकुलर भी हो सकता है। हम लोग HX का एडिशन एल्काइन पे पढ़े थे और उसमें हमने बात की थी कि बाइमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बात कर चुके हैं पहले। अगला ग्रुप है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड जो कि रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज SEAR। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा हेलो एल्केन और एल्कोहल्स के बारे में। हेलो एल्केन और एल्कोहल, इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि SN1 SN2। ठीक है, ये दे सकते हैं SN1 प्राइम या SN2 प्राइम अगर ये एलाइलिक हुए तो। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ SNI और NGP भी पढ़ा है। ठीक है, तो SNI और NGP ये सब कुछ भी हमने पढ़ लिया है। एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो यहां हो सकता है E1 E2 या E1CB। ठीक बात है। अगला हम लोगों ने पढ़ा कैटेगरी हेलोएरीन्स और फिनॉल का। अगर मैं हेलोएरीन्स की बात करूं तो यहां हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है थ्रू SN2AR। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन या दूसरा मैकेनिज्म है बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन। तो ये है एडिशन एलिमिनेशन एंड दिस इज एलिमिनेशन एडिशन। फिनॉक्साइड का हम लोगों ने रिएक्शन देखा। ठीक है, एज न्यूक्लियोफाइल और एज बेस। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि फिनॉल को हम एक एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग की तरह देख सकते हैं और हेलोएरीन को एक डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग की तरह। हेलोजन जो है उसका -I इफेक्ट उसके +M पे डोमिनेट करेगा। ठीक बात है, जबकि OH का +M इफेक्ट उसके -I पे डोमिनेट करेगा। यही वजह है कि फिनॉल एक एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है और क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन एक डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। हमने बात की कि ऑर्थो मेटा पैरा कहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में फास्ट होगी या स्लो। तो ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SEAR मैकेनिज्म में। ठीक बात है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 6। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ADN। ठीक है, और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं SN2TH। आइए अब हम लोग बात किया जाए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो देखा जाए यहां रिएक्शन कैसे हो रहा है।
कार्बोनिल कंपाउंड में इसकी पहचान होगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से। तो ये जो मेरा कार्बोनिल कार्बन है, इस पे एक तरफ तो मैंने एल्किल ग्रुप R लगा रखा है, दूसरे तरफ जो है मैंने Z लिखा है। दिस Z कैन बी H। अगर ये H है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर ये एक और एल्किल ग्रुप है R', इन दैट केस इट विल बी कीटोन। और अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तो उस केस में ये Z लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, तो मैं इसको लिविंग ग्रुप लिख लूं, ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। देखा जाए यहाँ रिएक्शन कैसे होगा। लेट्स से मैं ट्रीट करूं इसको ENU के साथ, ठीक है, तो आप यहां समझ सकते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड हमेशा टूटेगा किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। यही वजह है ये जो कार्बन है ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अटैक करेगा आपके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और यहां नया बॉन्ड आपको बनते दिखेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में और आपके न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ये स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप है, यही RDS है, ठीक है। तो RDS इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बनने वाला टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, ये बनने वाला टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, अगर ये ओरिजिनल कंपाउंड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका मतलब ये Z जो है ये है या तो हाइड्रोजन या तो एल्किल ग्रुप R', तो ये Z अब बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो कुल मिला के होगा क्या, यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये एल्कोक्साइड आयन है, ये E+ आके इसके साथ लग जाएगा O- के साथ, एंड वी विल हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके विपरीत अगर ये Z लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, ये Z लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा और लिविंग ग्रुप विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप जो था Z- की तरह बाहर निकल गया, जो E+ था वो Z- के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड दोबारा से बन गया। तो ये बात ध्यान दिया जाए कि अगर Z का टेंडेंसी होगा बाहर निकलने का, ठीक है, एज Z-, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, उस केस में मुझे रिएक्शन देखने को मिलेगा SN2TH, ठीक है। और अगर ये Z हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप हुआ, ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो मुझे देखने को मिलेगा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात किया जाए अगर रिएक्टिविटी का, तो अगर हमें रिएक्टिविटी का बात करना है तो मुझे फोकस करना चाहिए इस पहले स्टेप पे, RDS पे, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना, ठीक है। तो इस कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना आराम होगा न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने में, यानी RDS जो है वो तब फेवर्ड होगा जब इस कार्बन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करा पाए। और यही वजह है कि मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड का, ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड का, देन एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, एमाइड, और सबसे कम रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी SN2 रिएक्शन, ठीक है, ऑन लेट्स से RX RCl। तो आप समझिए कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या एडिशन एलिमिनेशन है, ठीक है,
इन दोनों का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है SN2 रिएक्शन से। आइए इस बात को हम लोग और डिटेल में समझा जाए थ्रू टू स्मॉल क्वेश्चंस। पहला, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में मुझे RCOH क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे एसिड डेरिवेटिव दिखाई दिए, ठीक है, जैसे एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH नहीं दिखाई दिया। तो पहला सवाल है RCOH क्यों नहीं दिखाई दिया? तो इसका अगर बात किया जाए, अगर मेरे पास RCOH होता और आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता NU-, ठीक है, तो आप समझिए ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये बेस भी तो है और ये वाला तो एसिड है ही है। तो क्या होगा, NU- यहां से H+ लेता जाएगा, ठीक है, और ये इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस की तरह काम करेगा। यू विल गेट HNU प्लस कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-। तो इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल जो आपका होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो, ठीक है, और यही वजह है कि रिएक्शन एक्चुअली एसिड बेस हो जाता है। इसीलिए हम लोग बात नहीं करते यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखा जाए दूसरा सवाल, इट सेज एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है एसिड क्लोराइड की, देन इट इज एनहाइड्राइड, इसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाई देगा एस्टर और एमाइड, ठीक है। तो ये मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? एसिड क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, ठीक है। तो ये सारे लोगों का हम रिएक्टिविटी देखा जाए, सबसे कम SN2 रिएक्टिविटी ऑफ RCl है। ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बात की जाए कि एसिड क्लोराइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, हम समझें कि यहां रिएक्टिविटी जो है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो RC≡OZ, ये जो कार्बन है इस पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर पाएगा, ठीक है, और आपका RDS जो है रिएक्शन का आसानी से हो पाएगा। तो हमें मतलब किस बात से है कि ये जो कार्बन है इस पे कितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है। अगर हम बात करें ये Z जो है, अगर ये Z क्लोरीन हो जाए तो हमें पता है क्लोरीन का कैसा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट एंड +M इफेक्ट, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके मेसोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, ठीक है। तो +M इफेक्ट कमजोर इफेक्ट है, इसको काट दें तो हमें पता चलेगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जो यहां डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ाएगा और इसी वजह से रिएक्टिविटी एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात किया जाए एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड के केस में ये जो Z है इट विल बी OC≡OR, ठीक है। यहां ऑक्सीजन जो है इसका +M इफेक्ट तो होगा, लेकिन ये +M इफेक्ट जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से कम होगा और ऑक्सीजन का -I इफेक्ट तो होता ही है। सो इट हैज -I इफेक्ट एंड इट हैज वीक +M इफेक्ट ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो नेट यहां ऐसा देखने को मिलता है कि एनहाइड्राइड के केस में इसका -I इफेक्ट इसके वीक +M इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाता है और एनहाइड्राइड भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। यही वजह है कि एनहाइड्राइड का रिएक्टिविटी भी ज्यादा होता है। अगला बात किया जाए, अगर ये एल्डिहाइड है इसका मतलब Z जो है वो हाइड्रोजन है, सो दिस इज द रेफरेंस केस। कीटोन की बात करें अगर हम, तो लेट्स से हम कह सकते हैं कि यहां पे ये RCOCH3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये कोई भी एल्किल ग्रुप हुआ जैसे कि CH3,
तो CH3 का इफेक्ट होगा प्लस H इफेक्ट, ठीक है, एंड प्लस I इफेक्ट। यहां प्लस H इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा इसके प्लस I पे। दोनों वजहों से CH3 या एल्किल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यही वजह है कि इसका रिएक्टिविटी रेफरेंस केस एल्डिहाइड से कम है। नेक्स्ट बात करें हम एस्टर की, सो यहां Z जो है इट विल बी OR, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ये डीलोकलाइज होगा, यानी OR का इफेक्ट कैसा देखने को मिलेगा मुझे, प्लस M इफेक्ट एंड वीक माइनस I इफेक्ट। यहां प्लस M इफेक्ट इसका डोमिनेट करेगा इसके वीक इंडक्टिव इफेक्ट पे और यही वजह है कि एस्टर में भी मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, ठीक बात है। तो CH3 का प्लस H इफेक्ट है, इसने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसी वजह से कार्बोनिल कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव था उसको कम किया, थोड़ा कम किया, और यहां एस्टर ने तो बहुत ज्यादा इस डेल्टा पॉजिटिव को कम कर दिया क्योंकि ये प्लस M इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और एमाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो और भी ज्यादा डोनेट होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, ठीक है, कम डोनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो और भी ज्यादा डोनेट होगा, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट दिखाई देगा मुझे, ठीक वजह है। तो यही वजह है कि ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका रिएक्टिविटी तो सबसे कम है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, मुझे देखना होगा कि इस कार्बोनिल कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। जो भी ग्रुप Z अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा, जो भी Z इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। आगे चला जाए और डिटेल में हम लोग बात किया जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ADN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल Nu- अटैक कर सकता है इस कार्बोनिल कार्बन को फ्रॉम द फ्रंट और फ्रॉम द बैक, ठीक है। तो जितना चांस है यहां न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का फ्रॉम अबव द प्लेन, उतना ही चांस है टू अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टूट जाएगा, ठीक बात है। अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड आयन, ठीक बात है। तो यहां देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चला गया, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एल्कोक्साइड आयन। ये जो Z है यहाँ पे क्या है, आइदर इट इज हाइड्रोजन, ठीक है, और R'। अगर ये हाइड्रोजन होगा तो ये एल्डिहाइड था सबस्ट्रेट, R' है इसका मतलब कीटोन है। तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल होगा आपके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो रिएक्टिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन पे जितना डेल्टा पॉजिटिव है, हम ये भी समझ सकते हैं कि रिएक्टिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इंटरमीडिएट। तो इस बात को समझा जाए, जितना ही यहां बल्कि एल्किल ग्रुप्स लगे होंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि ये कार्बन सबस्ट्रेट प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में sp2 है, जबकि यहां इंटरमीडिएट में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो क्या इस कार्बन पे क्राउडिंग बढ़ रही है? अगर यहां लगने वाला R और Z बल्कि हुआ तो उस केस में क्या होगा,
जब ये कन्वर्ट होगा फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इंटरमीडिएट में आपको क्राउडिंग देखने को मिलेगा। ठीक बात है। और यही वजह है कि हम लोग कहेंगे कि रिएक्टिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ बल्कि एल्किल ग्रुप लगा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। यही वजह है कि वो यहाँ इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा, रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं स्टेरिक रीजंस का भी टू कंपेयर द रिएक्टिविटी। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन लगा लिया जाए, ठीक है, रिएक्टिविटी पे। सो क्वेश्चन सेज कंपेयर द रिएक्टिविटी। सबसे पहले मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है अमंग एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में अगर मुझे रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है तो मुझे कहना चाहिए कि रिएक्टिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड और उसके बाद बाकी एल्डिहाइड। तो एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बल्की होता गया रिएक्टिविटी कम होती गई। अगला हम लोग कंपेयर किया जाए बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक एल्डिहाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहां कार्बोनिल कार्बन पे एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक ही तरफ एल्किल ग्रुप है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ आपको दिखाई देगा एल्किल ग्रुप लगा है। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यही वजह है कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगा। अगला हम लोगों को कंपैरिजन सीखना है बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा? ये जो रिंग लगा है ये अपने प्लस एम इफेक्ट के वजह से इस कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये जो रिंग लगा है इसका प्लस एम इफेक्ट है। तो रिंग का प्लस एम इफेक्ट है। आप दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप बेंजल्डिहाइड का रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो वहां आपको दिखाई देगा ये ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियल निगेटिव जाते हुए और रिंग पे क्या आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि रिंग जो है अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ले रहा है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस CHO सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। और यही वजह है कि हम लोग कह रहे हैं कि पीएच का कैसा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट। कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिंग कम कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर देगा। यही वजह है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड से। अगला हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की बात कर लें, ठीक है। तो यहां देखिए फिर से वही बात, यहां एल्किल ग्रुप लगा है जबकि यहां पे तो एक साइड हाइड्रोजन था, स्टेरिक हिंड्रेंस कम था। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। एक लास्ट कंपैरिजन देखा जाए, ठीक है, मुझे कंपेयर करने को कह रहा है एसिटल्डिहाइड जो कि एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, वर्सेस एसीटोन, ये तो कीटोन है। तो दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये है एलिफेटिक कीटोन। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कीटोन में ज्यादा है, इस वजह से रिएक्टिविटी CH3CHO की एसीटोन से ज्यादा होगी। अगला हम लोग बात किया जाए, आपको दिया है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में ये जो पीएच है इसका तो प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ एसीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड से। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अगला हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का विथ अदर कीटोन्स। तो अदर कीटोन्स में देखिए आपको दिखाई देगा यहां पे तो
एक तरफ हाइड्रोजन था, यहाँ दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कि कोई भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, एलिफेटिक कीटोन से भी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है एसीटोन, जो कि बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। आगे चला जाए, इसके बाद ये वाला है आपका एक एरोमेटिक कीटोन, ठीक है, यहाँ ये पीएच अपने +m से, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है और दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, इधर फिनाइल लगा है, इधर एल्काइल लगा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी और भी कम है। और दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम, तो बेंजोफिनोन का रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? तो हमें ये समझ में आया कि रिएक्टिविटी के लिए मुझे दोनों फैक्टर्स को ध्यान देना होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस को भी और आपके +m इफेक्ट को या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को भी। तो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी और स्टेरिक फैक्टर्स भी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको आंसर यहां मिलेगा। ठीक है, आगे चला जाए, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। तो यहां पे देखा जाए कंपेयर रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड का, फिर एसिटल्डिहाइड का। कीटोन का रिएक्टिविटी कम होगा और कीटोन में भी अगर एल्किल ग्रुप CH3 की जगह C2H5 हो गया तो रिएक्टिविटी और भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए, यहां देखिए ये एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो आपको दिखाई देगा ये दोनों तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं और ये लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड दिस इज एरोमेटिक कीटोन। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? एरोमेटिक कीटोन की, उससे ज्यादा एरोमेटिक एल्डिहाइड की, क्योंकि यहाँ ये जो पीएच है ये अपने +m इफेक्ट की वजह से पार्शियल पॉजिटिव को यहाँ कम कर रहा होगा, इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा होगा। ठीक है, और एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो आपको ये ऑर्डर दिखाई देगा। यहाँ पे भी ये जो फ्लोरीन है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ फ्लोरीन अपने -I इफेक्ट की वजह से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, ठीक है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा रहा होगा कंपैरिजन टू दिस रेफरेंस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सो दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड और बाकी सब जो हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसका ही हो जाएगा क्योंकि ये एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इन सभी में बेंजीन रिंग जो है वो अपने +m इफेक्ट की वजह से, ठीक है, रिएक्टिविटी को कम कर देगी, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड सारे पीछे आ गए। इनमें भी बात की जाए, अगर मैं इसको रेफरेंस कह दूं तो यहाँ CH3 का +H इफेक्ट है, तो ये तो रिएक्टिविटी को और कम करेगा, और यहाँ तो OCH3 है, ठीक है, विच हैज +m इफेक्ट, और यहाँ रिएक्टिविटी सबसे कम देखने को मिलेगी। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो यहाँ मुझे इस एरोमेटिक एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी कंपेयर करने को कह रहा है जब ये जो सब्स्टिट्यूएंट G लगा है वो हो नाइट्रो, Cl, H और OCH3। तो सबसे पहले जहां भी H लगा है उसको मैं रेफरेंस लिख दूं, तो दिस इज रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस। नाइट्रो का कैसा इफेक्ट होता है? इट हैज -m एंड -I कमजोर इफेक्ट है तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्लोरीन -I एंड +m, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन है? -I। और OCH3 इसका तो +m एंड -I इफेक्ट है, -I कमजोर है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट मैंने लिख लिया। आपको पता चला कि ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसलिए रिएक्टिविटी ये ज्यादा होगी, दिस इज रेफरेंस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन कम कर देगा, रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो सबसे पीछे कौन चला गया? ये 4,
ठीक है, और फिर रेफरेंस केस, और ये दोनों आगे होंगे। नाइट्रो और क्लोरीन में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? नाइट्रो, क्योंकि ये -m -i दोनों से विड्रॉ करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, CnF CH3 एंड OCH3 सभी का डोमिनेटिंग इफेक्ट लिखा जाए तो OCH3 का इफेक्ट होता है +m, CH3 का +H इफेक्ट। फ्लोरीन या कोई भी हेलोजन जो होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा -i और मेसोमेरिक इफेक्ट होगा +m, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो -i इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर +m ऑफ फ्लोरीन। Cn has -m and -i इफेक्ट, अगेन -m डोमिनेटिंग होगा। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यही वजह है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी को भी कम करेगा। ठीक है, उसमें भी देखिए ये -m से विड्रॉ कर रहा है तो ये सबसे आगे होगा, और यहां ये +H से डोनेट कर रहा है, कम डोनेट कर रहा है, ये तो +m से डोनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट केस देखा जाए, ठीक है, Ct3 CD3 एंड CH3, मुझे ये पता है कि इन सभी का इफेक्ट कैसा होने जा रहा है, +H एंड +I। ठीक है, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, +H, तो +I को हटा दिया जाए, इसको नेग्लेक्ट किया जाए। +H इफेक्ट इस बात पे निर्भर करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के आइसोटोप के बीच में ये बॉन्ड कितना जल्दी टूट सकता है। आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, आपको पता है कि कार्बन और प्रोटियम का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है कार्बन और ड्यूटेरियम के बॉन्ड से। ड्यूटेरियम मजबूत बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता। यही वजह है कि CH3 का +H इफेक्ट सबसे स्ट्रांग है। तो अगर +H की बात करें तो सबसे स्ट्रांग CH3 का है। तो अगर मैं +H सीरीज लिखूं तो +H सीरीज में सबसे आगे कौन आएगा, CH3, देन CD3 एंड देन CT3। तो मुझे पता चला CT3 कब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसी वजह से इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी दिस। ठीक है, CH3 जब लगा होगा तो सबसे कम रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग +H इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को कम करेगा, रिएक्टिविटी को भी कम कर देगा। आगे चला जाए और हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीजेस इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आराम से होता है, जल्दी होता है, जबकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिक्रीज कर जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। तो बात किया जाए कि अगर मेरा न्यूट्रल मीडियम हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं विदाउट कैटलिस्ट क्या हो रहा है। विदाउट कैटलिस्ट क्या हो रहा है, तो आप समझें ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, ये O-C+, आपने बेसिकली ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और ये कार्बोनिल कार्बन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह देख रहे हैं जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, एंड दिस विल बी RDS। ठीक है, तो RDS है आपका एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का बनना। अगर मैं एसिड को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करूं, यानी मैंने स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया है, ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, तो आप समझें कि सबसे पहले जो H+ है कैटलिस्ट की तरह जो काम कर रहा है वो जाके आपके कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने का मतलब H+ कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गया और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया ताकि इस ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड और आसानी से ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ये वाला, यानी अब मुझे कार्बन पे फॉर्मल पॉजिटिव दिखने लगेगा। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से,
और न्यूक्लियोफाइल का अटैक और आराम से होगा क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया। अगर आपको दूसरी तरह से मैं प्रेजेंट करूं तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे देखो एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट बन रहा था, इट वॉज एल्कोक्साइड आयन, यहाँ O- था। इस स्पीशीज पे ओवरऑल चार्ज आपको निगेटिव दिख रहा है, जबकि यहां पे बनने वाला इंटरमीडिएट आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो दिस इज न्यूट्रल। जहां आपका चार्ज स्पीशीज बनाना था, यहां आप जो है न्यूट्रल स्पीशीज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा। ये पॉइंट समझ में है? तो ये मोर स्टेबल होगा, यहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यहां जो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा था, उस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैंने बढ़ा दिया है यूजिंग एसिड कैटलिस्ट। अगर ऐसी बात है तो अगर मैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लूंगा तो क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेने पे बात सही है कि कार्बोनिल तो प्रोटोनेट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये खतरा भी हो जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे भी H+ का अटैक हो, ये भी प्रोटोनेट हो जाए, तो आपका जो Nu- है वो H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा और आपको दिखाई देगा आपके न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया, इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दोनों का रोल है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल डिस्ट्रॉय हो गया, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया, तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने में कठिनाई होगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए एक जेई एडवांस 2014 के क्वेश्चन का। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू किया जाए। तो देखा जाए, यहां आपको दिखाई देगा एक तो ये कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और दूसरा यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो आप एक यहां देख सकते हैं कि ये RCl है सबस्ट्रेट, और एक आप इसको देख सकते हैं कि ये एक कीटोन सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो एक ही सबस्ट्रेट के अंदर आपको दो रिएक्शन सेंटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात है, आगे चला जाए। आपने इस्तेमाल किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसको आप समझिए CH3- और Mgx+। अब ये CH3- अगर ये कीटोन पे अटैक करेगा तो इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर ये अटैक करेगा इस RCl पे, या आप जहां पे ये कार्बन है, ठीक है, जो हेलोजन के साथ अटैच है, तो दिस विल बी SN2 रिएक्शन। अब बात किया जाए कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का या SN2 रिएक्शन का, या कीटोन का कि RCl का? तो हम ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में पढ़ के आए हैं कि आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी था एसिड क्लोराइड RCOCl का, देन इट वाज एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, उसके बाद था एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ठीक बात है, और सबसे अंत में होता है RCl जो SN2 रिएक्शन देता है। तो आपको पता चलेगा कि कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, आपके एल्किल क्लोराइड से जो SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, और यही वजह है कि आप कौन सा रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कीटोन। तो ये रिएक्शन नहीं कराना है अगर एक ही इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो देखा जाए यहां क्या होगा। सो दिस ऑन अटैक ऑफ CH3- विल गिव, तो यहां क्लोरीन है, आप समझिए CH3- अटैक करेगा और ये बॉन्ड आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ तोड़ देंगे। सो दिस इज CH3, ये आपको इंटरमीडिएट मिल गया। और अब इस इंटरमीडिएट में देखिए ये O- है, और यहां पे इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के बीच का बॉन्ड पोलराइज्ड है। यानी अब इस O- से आप रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, SN2 रिएक्शन। तो यहां से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एल्कोक्साइड से आप इस पे रिएक्शन सोचिएगा। मैं नंबरिंग कर दूं ताकि मुझे प्रोडक्ट लिखने में आसानी हो। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 साइड की साइकिल भी बन सकती है, ये भी बढ़िया बात है।
तो इसका इस पे रिएक्शन कराए और हम लोग एक 5 साइड का पहले साइकिल बना लें। यहां मैं ऑक्सीजन लिख दूं, ठीक बात है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। 5th कार्बन पे जो क्लोरीन लगा था वो बाहर चला गया, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। कार्बन 2 पे आपको दिखाई देगा एक CH3 जो बेसिकली ग्रिग्नार्ड से आया हुआ CH3 है, ठीक है। तो ये CH3 ग्रिग्नार्ड से आया है और एक मिथाइल जो ये वाला था ये भी लगा रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? आगे चला जाए और अब हम लोग नेक्स्ट बात किया जाए रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें Z लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, तो वहां कौन सा रिएक्शन होगा? इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, SNAE, या इसी को कहा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों हम कहते हैं? तो देखिए R को हम कहते हैं एल्किल एंड RC डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप देखिए RX जो था ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता था, ठीक है, SN1 SN2, और इसी तरह जो आपका एसाइल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OX, ठीक है, ये क्या देगा? तो यहां एल्किल ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये वाला एसाइल ग्रुप पे हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं SN2TH। SN2TH क्यों? बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, और TH का मतलब है थ्रू टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट। देखा जाए टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं हम? तो देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर आपके इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा जहां पे Z बेसिकली एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक करेगा तो ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जाएगा और आपके सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। तो जब ये इधर गया अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टूट गया, O- आपको मिल गया। और अब जब ये O- वापस आएगा माइनस चार्ज, तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड बन गया फिर से, और आपका जो लिविंग ग्रुप था वो Lg- की तरह बाहर चला गया, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप आपका Lg- की तरह बाहर चला गया, और ये वाला स्टेप है एलिमिनेशन स्टेप। तो पहले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग इसको कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले एडिशन हो रहा है और फिर एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका इंटरमीडिएट है, यहां ये कार्बन शुरू में देखिए ये कार्बन था sp2, ठीक है, इंटरमीडिएट में ये कार्बन हो गया sp3, और वापस से प्रोडक्ट में ये कार्बन है sp2, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा इंटरमीडिएट में ये कार्बन sp3 हो गया, टेट्राहीड्रल हो गया। यही वजह है कि हम लोग इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। अब बात कर ली जाए हम लोग इस रिएक्शन की कि यहां दोनों स्टेप जो हैं, पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके इस टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट का बनना, और दूसरा स्टेप लिविंग ग्रुप का एलिमिनेट होना, ये दोनों ही स्टेप यहां रिवर्सिबल हैं, ठीक है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करे, ठीक है, ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट तो बने, लेकिन यहां पे जब O- से वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा हो, तो लिविंग ग्रुप ना निकल के आपका न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकल जाए। अगर न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकल गया तो आप देखेंगे कि वापस से आपको सबस्ट्रेट मिल गया, ऐसा बात भी हो सकता है। दूसरा चीज समझा जाए,
यहां आपने अगर बाहर निकाल दिया लेट्स से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के लिविंग ग्रुप को, तो ऐसा भी हो सकता है ये लिविंग ग्रुप जो है ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है और आपको फिर से दिखाई देगा कि ये कार्बन sp2 है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ पे ये कार्बन अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। हो सकता है लिविंग ग्रुप वापस से इधर अटैक करे, फिर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना दे। ठीक है, तो यहां दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल हैं। ठीक बात है, हो सकता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब कोलैप्स कर रहा हो तो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि निकलने वाला लिविंग ग्रुप जो है वो वापस से अटैक कर दे इस कार्बोनिल कार्बन पे और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना ले। तो क्योंकि दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट कंटेनिंग बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम फेवर करेगा। साथ ही साथ गुड लिविंग ग्रुप जो है उसको बाहर निकलना चाहिए। आप Lg- और Nu- में देख लीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जो निगेटिव चार्ज को बेटर एकोमोडेट कर सकता है Nu और Lg में से, ठीक है, वो एकोमोडेट करेगा। अगर एकोमोडेट नहीं कर सकता है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो वापस से अटैक कर देगा और वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा। ठीक बात है। तो अब हम लोग एक आसान सा ट्रिक समझ लिया जाए कि कैसे हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखिए, ये एसाइल ग्रुप है। आप समझिए कि न्यूक्लियोफाइल ने इस एसाइल ग्रुप पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। अगर निकलने वाला Lg- स्टेबल नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और लिविंग ग्रुप अगर बढ़िया है, न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए रूल्स फॉर रिएक्टिविटी का। हालांकि ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी के रूल्स में भी आपको दिखाई देगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो जो रूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए था वो तो अप्लाई होगा ही। हाँ, एक एक्स्ट्रा रूल एलिमिनेशन के लिए भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो देखा जाए रूल्स फॉर रिएक्टिविटी होगा क्या। पहला चीज कि ये कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जाते हो, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। ये कार्बन जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, अगर ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, इसको हम लोग लिविंग ग्रुप कहा जाए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये रिएक्टिविटी को कम कर रहा होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा। यही वजह है कि आपका RCOCl का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, जबकि रिएक्टिविटी ऑफ RCOOR या RCONH2, ठीक है, यहां OR और NH2 ये लोग एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और ये रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। यही वजह है कि एसिड क्लोराइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है, एस्टर और एमाइड से। अगला पॉइंट की बात किया जाए कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि sp2 कार्बन से आपको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के मुकाबले इंटरमीडिएट में स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर्स का रोल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर R और आपका लिविंग ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हैं तो ये लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, उसको अनस्टेबल करेंगे, रिएक्टिविटी को कम करेंगे। लास्ट पॉइंट, लिविंग ग्रुप अगर बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। तो लिविंग ग्रुप अगर बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आगे चला जाए और हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए इस पे। सो क्वेश्चन है कंपेयर रिएक्टिविटी। आप देखेंगे यहां सबका सब आपको इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें रिएक्टिविटी जो है कंपेयर करने की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो इसमें देखा जाए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ CH3 लगा है, यहाँ C2H5 लगा है और यहाँ तो आइसोप्रोपाइल लगा है। जैसे जैसे ग्रुप्स बल्की होते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे कम रिएक्टिव ये वाला, ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां भी बात किया जाए, ये इथाइल लगा है, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो बल्कि एल्किल ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन, यहां आपको कंपेयर करने को कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है, एंड हाइड्राइड, ठीक है, एस्टर एंड एमाइड, ठीक है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप देख लीजिए लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, या आप देख सकते हैं डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे कितना है। तो अगर मैं दूसरे मेथड से पहले बात कर लूं तो क्लोरीन, इसका इफेक्ट कैसा है? -I इफेक्ट, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है? तो RCOO-, ठीक है। हमने बात की थी कि यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर दोनों तरफ डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट कैसा है? -I और +M, और यहां पे भी -I डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है नेट। नेक्स्ट एस्टर में बात किया जाए तो यहां OR, इसका इफेक्ट कैसा है? सो दिस हैज +M एंड वीक -I, तो यहाँ -I कमजोर है नेट। ये इसका इफेक्ट कैसा होता है हम लोग बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और एमाइड NH2, यहाँ NH2 का +M इफेक्ट है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा कि ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे इन दोनों से। इसमें भी +M इफेक्ट जो है NH2 का ज्यादा है तो एमाइड सबसे कम रिएक्टिव, और यहाँ क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो ये हमने बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हम लोग बात कर सकते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे अगर मुझे यही क्वेश्चन लगाना हो तो मैं बात करूंगा कि यहाँ देखो कॉन्जुगेट का एसिड कौन सा है? HCl। पीके वैल्यू अगर बात की जाए तो दिस इज -7, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही वजह है कि Cl- एक कमजोर बेस है और बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो Cl- इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आपको बाहर कौन निकल रहा है? RCOO-। RCOO- का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? RCOOH। पीके वैल्यू 4 to 5, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां पे बाहर कौन निकल रहा है? RO-, ठीक है, और इसीलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? ROH। पीके वैल्यू 16। और यहां कौन बाहर निकल रहा है? NH2- कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया, पीके वैल्यू 38। अब बाहर निकलने वाले, ठीक है, Lg- का कॉन्जुगेट एसिड देख लिया जाए। कॉन्जुगेट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी Lg- वीक बेस है, और वीक बेस है यानी बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो जो आपको कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है, उसी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और फिर से आपको क्या दिखाई देगा? HCl सबसे बढ़िया एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल और सबसे कमजोर अमोनिया, ठीक है। इसी वजह से इनका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा? तो Lg एबिलिटी, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा? सबसे बढ़िया Cl- का, फिर RCOO- का, फिर R-O- का, और सबसे कमजोर NH2- का, ठीक बात है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे मैंने यही सॉल्व करके क्वेश्चन देख लिया, सेम आंसर आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट आस्क रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, इफ सब्स्टिट्यूएंट G इज, ठीक है। तो यहां भी हमको समझना पड़ेगा
कि मुझे पता करना है कि इस कार्बोनिल कार्बन पे कितना डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा उतना ज्यादा मुझे रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, सो रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जी। ठीक है, अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसका मतलब रिएक्टिविटी कम होगा। तो अलग अलग ग्रुप्स की हम लोग बात कर लिया जाए। सबसे पहले हाइड्रोजन, ये तो रेफरेंस केस है। क्लोरीन इट हैज -I एंड +M इफेक्ट, और यहाँ -I जो है वो डोमिनेट करता है। नेक्स्ट CH3, दिस हैज +H एंड +I इफेक्ट, यहाँ +H इफेक्ट डोमिनेट करता है। NO2 हैज -M एंड -I इफेक्ट। चलिए हम लोग कमजोर इफेक्ट को काट दिया जाए, तो यहाँ -I डोमिनेट करता है तो +M को काट देते हैं, यहाँ +H डोमिनेट करता है, यहाँ -M, और ठीक है +M डोमिनेट करेगा। तो हम लोग ये बात समझा जाए कि मीजोमेरिक ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजन के केस में उसका इंडक्टिव इफेक्ट उसके मीजोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, बाकी सभी ग्रुप्स के साथ उनका मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होता है। अब अगला हम लोग बात किया जाए तो देखिए यहाँ CH3 जो है ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, OCH3 ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और क्लोरीन ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे आगे आपको कौन दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, फिर कौन? रेफरेंस, और अंत में कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जिसमें उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, यानी आपको दिखाई देगा फोर्थ जिसमें NO2 है। ठीक है, फोर्थ जिसमें NO2 है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? तो जवाब है सेकंड, क्लोरीन। ठीक है, रेफरेंस की बात कर ली जाए फिर, सो फर्स्ट विल हाइड्रोजन इज रेफरेंस। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है? आपके पास CH3 एंड OCH3, और CH3 तो +H की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और इसीलिए आपको पहले दिखाई देगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में CH3, और सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा OCH3। ठीक है, तो आप समझिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं इसलिए सबसे पीछे हैं, और ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं इसी वजह से सबसे आगे हैं। ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी 4 2 1 3 5। ठीक है, आगे चला जाए हम लोग और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहां आप रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। आप इसको समझिए CH3- MgBr+। ठीक है, अब ये जो CH3- है ये कहां रिएक्शन करने जाएगा? तो ये देखिए ये एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है ICC, एंड दिस इज प्योर कार्बोनिल कंपाउंड PCC। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी का तो रिएक्टिविटी आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा RCOCl, देन एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देगा एस्टर और एमाइड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कीटोन का और एस्टर का तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कीटोन। इसीलिए CH3- कहां अटैक करेगा? CH3- विल अटैक ऑन दिस, और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए कहां? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए, दिस इज CH3CO-। ठीक है, और यहां के लग गया ये CH3। ठीक है, जो ग्रिग्नार्ड से आया है। देन इट इज CH2CH3। ठीक है, अब यहां देखिए अगर मैं इसका नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5।
क्या आपको दिख रहा है कि ये जो O माइनस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो यहाँ फिर से अटैक कर सकता है। ठीक है, पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिला, ठीक है, और अब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सो दिस विल अटैक, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, वो वापस से कोलैप्स करेगा और ये बाहर निकल जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह। ठीक है, तो मैं पूरा मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बना रहा हूं, मैं शॉर्टकट के थ्रू बनाता हूं कि ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया और ये मेरा लीविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज लीविंग ग्रुप जिसको बाहर निकाल रहा है और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये Nu- अटैक कर रहा है और इसको Lg- की तरह बाहर निकाल देगा। ठीक है, और 5 साइड का मेरा साइकिल बन जाएगा। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 5 साइड साइकिल। आपको दिखाई देगा 1 पे ऑक्सीजन है, सो दिस इज ऑक्सीजन 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक बात है। ठीक है, अब 5 पे क्या दिखाई देगा आपको, C डबल बॉन्ड O, और 2 पे दिखाई देगा 2 मिथाइल, ये वाला मिथाइल ये बेसिकली ग्रिगनार्ड से आया होगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बात आप समझ पाए, सबसे पहले आपने क्या कराया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया और एल्कोक्साइड आयन बनाया। ये एल्कोक्साइड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन एट इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर। ठीक है, तो एस्टर वाले एंड पे ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और आपका CH3O- को बाहर निकाल दिया एज लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये बाहर निकलने वाला CH3O- क्या होगा, ये MgBr के साथ लग जाएगा, तो दिस विल बी CH3O MgBr। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड दिया है जिसमें इस साइड क्लोरीन है, ये भी लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, और एक तरफ OC2H5 है। ठीक है, ये भी एक लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। अब अगर आप सोचें तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी Cl- का ज्यादा होगा, किससे, C2H5O- से। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट एसिड देख लीजिए HCl और इसका C2H5OH। ठीक है, इसका pK वैल्यू 16 और इसका pK वैल्यू -7। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। यही वजह है कि Cl- एक कमजोर बेस है, बढ़िया लीविंग ग्रुप है। तो जब आप पहला इक्विवेलेंट यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, या एक इक्विवेलेंट ही दिया है आपको, CH3- जब आप कराएंगे तो आप सोचिएगा अटैक होगा यहाँ पे और ये Cl- की तरह बाहर निकल जाएगा एंड A विल बी, तो यहां मैं क्या करूं, C डबल बॉन्ड O C2H5 और इस एंड पे ये ग्रिग्नार्ड वाला CH3 यहां पे लगा दूं। ठीक है, CH3- का आपने अटैक कराया, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया। अब इस A पे आपको सोचना है कि वापस से एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराया जा रहा है, फिर से ये भी एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, एस्टर है। ठीक है, तो इस पे वापस से ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा, आप समझिए अटैक यहां, और इस बार C2H5O- लीविंग ग्रुप की तरफ काम करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो B विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5O- एंड दिस विल बी MgBr। ठीक है, ये बाहर निकल गया। तो ये जो CH3 था इसको मैं स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दूं। ठीक है, ये यहां आके लग गया है। ठीक है, और ये वाला CH3 इसको मैं सर्किल रखूं तो ये सर्किल है, यहां भी ये सर्किल है। अब देखिए ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला आपको, ये एसीटोन है, ठीक है, कीटोन है, PCC है। ठीक है, अब फिर से इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एक और इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड के साथ। इस बार क्या होगा, तो CH3- इस बार फिर से अटैक करेगा
एंड दिस टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, क्योंकि ये CH3 ये लोग लिविंग ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सो C विल बी, अच्छा दूसरे स्टेप पे आपको NH4Cl भी दिया है, NH4Cl मतलब इट इज सोर्स ऑफ H+, ठीक है, तो आप एसिडिक वर्कअप यहां ले सकते हैं या आप NH4Cl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एसिड का उपयोग नहीं करना चाहते तो। सो लास्ट स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी CH3 CO माइनस CH3, ठीक है, और ये भी CH3 और यहां से H+ आके यहां लग गया, ठीक है, NH4Cl का, तो ये दोनों हम मिटा दें और इसको फाइनली OH लिख दें, ठीक है। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहां मुझे अल्कोहल मिल गया, ठीक है। समझा जाए फिर से, यहां पहला रिएक्शन क्या था, सो दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिकली SN2TH। दूसरा रिएक्शन क्या था, तो ये भी वही था, दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी SN2TH था। और तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जब आप प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं तब, तो यहां पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्योंकि पहले स्टेप में आप एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसा सब्सटेंस देख रहे थे, दूसरे स्टेप में आपको एस्टर मिला था, ठीक है, जो कि इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है ही है। लास्ट स्टेप में आपको एसीटोन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन कराना है और ये यहां पे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट प्रोडक्ट ऑफ बिलो रिएक्शंस, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड also calculate equivalent of Grignard reagent use, ठीक है। तो हमें बताना है कि कुल कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैंने इस्तेमाल किए और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक बात है। देखा जाए, यहां आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है, तो जितना आपको चाहिए आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये क्या है, ये एक एस्टर है, तो सबसे पहले हम सोचें कि CH3 माइनस जिसका सोर्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, ये अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो पहला इक्विवेलेंट यूज करके, फर्स्ट इक्विवेलेंट यूज करके, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, तो अगर मैंने एक और इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया तो फिर से मुझे CH3 माइनस, ठीक है, MgBr प्लस, फिर से CH3 माइनस ये दिखाई देगा और इस बार हमें दिखाई दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हुए, एंड द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, आंसर लिखें, तो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और मैंने इस्तेमाल किया है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का। पहला इक्विवेलेंट आपके एस्टर को कन्वर्ट कर दिया एसीटोन में, कीटोन में, और दूसरे इक्विवेलेंट ने उसको कन्वर्ट कर दिया कहां, अल्कोहल में। अगला इसको देखा जाए, ये वाला तो आपको दिख रहा है साइक्लिक ईस्टर है, ठीक है, साइक्लिक ईस्टर का ही दूसरा नाम होता है लेप्टोन, ठीक बात है। देखा जाए यहां क्या होगा, तो जब आप पहला इक्विवेलेंट यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड का CH3 माइनस MgBr प्लस का, तो अटैक होगा यहां पे और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, ठीक है। सो दिस विल गिव इसको मैं बना लूं O माइनस MgBr प्लस यहां लग गया, ठीक है, और यहां पे आपको CH3 दिखाई देगा, ग्रिग्नार्ड वाला CH3 यहां जाके लग गया, ठीक है। अब यहां पे दिखाई देगा कि ये अब एक कीटोन बन गया है, ठीक है, इस पे वापस से रिएक्शन आप करा सकते हैं एक और इक्विवेलेंट का, तो CH3 माइनस
MgBr प्लस, फिर से CH3 माइनस का मैंने इस पे अटैक कराया, ठीक है, और इस बार हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। तो मैं नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आई विल गेट कार्बन 1 पे मुझे 2 CH3 दिखाई दे रहा है जो ग्रिग्नार्ड से आया है, एक OH दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, और इस 5 पे, ठीक है, आपको दिखाई देगा OH लगा हुआ, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मैग्नीशियम हट जाएगा, बेसिकली वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर सही से लिखूं, सो देयर विल बी CH3 OH, ये कार्बन 1 हो गया, देन CH2, here it will be carbon 2 3 and 4, so 3 times, and at last it will be CH2 OH, ठीक है। और कितने इक्विवेलेंट मुझे ग्रिग्नार्ड के लगे, तो देखिए पहला इक्विवेलेंट यहाँ पे और दूसरा इक्विवेलेंट यहाँ पे। तो पहले इक्विवेलेंट से क्या हुआ, ये साइक्लिक एस्टर जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके कीटोन में, और दूसरे जो ग्रिग्नार्ड का प्रयोग था उससे ये एक टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया इस एंड पे। सो अगेन आई हैव यूज्ड 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए, यहां भी एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, यहां भी एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन है। तो जब हम लोग फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले CH3 माइनस आएगा, यहां अटैक होगा, ये क्लोरीन निकलेगा, फिर एक और CH3 माइनस आएगा, वो अटैक करेगा और ये भी क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर लूं तो मुझे दिखाई देगा यहाँ एसीटोन बनता हुआ, ठीक है। दोनों क्लोरीन हटा के मैंने 2 CH3 लगा दिया, और तीसरा इक्विवेलेंट जो होगा CH3 माइनस का, ठीक है, वो यहां अटैक करेगा और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा मुझे। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और मैंने इस्तेमाल कितना किया है, 3 इक्विवेलेंट का। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, और मैंने इस्तेमाल किया है 3 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का, ठीक है। यहां मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं और यहां इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, ठीक है, इक्विवेलेंट यूज्ड। आगे चला जाए। अब हम लोग ये बात समझ चुके हैं तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन लगाया जाए। यहां पे देखा जाए, ये फिर से क्या दिख रहा है आपको, एस्टर दिख रहा है, ठीक है। पहला इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करिएगा CH3 माइनस का, सोचिएगा इधर अटैक हुआ, ये पूरा बाहर, तो आपको एक प्रोडक्ट तो यहां से ये मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये हो गया कौन सा, CH3 CHO, और एक और इक्विवेलेंट हम इस्तेमाल करें CH3 माइनस का, एंड दिस विल गिव मी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे, CH3 COH CH3, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो प्रोडक्ट मुझे मिला है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक बात है। और मैंने इस्तेमाल क्या किया है, ये एस्टर था इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का। तो आई हैव यूज्ड 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड। अच्छा, जहां पे भी साइड प्रोडक्ट या लिविंग ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, आप उसको भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ ETOH को भी लिखना चाहिए क्योंकि इसमें भी कार्बन है। सेकंड वाले में तो कोई लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकला था, इनफैक्ट वो तो यही जुड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकला सिवाय क्लोरीन के। हाँ, यहाँ लिविंग ग्रुप ये बाहर निकला है तो इसको लिख दिया जाए, साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल को भी, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं हम, ये भी साइड प्रोडक्ट है, इसमें भी कार्बन है, इसको लिखना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कुछ भी नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया है, ठीक है, सब रिएक्शन वैसे ही होगा, हम लोग भी यही किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिख लिया जाए, दिस इज SH, अगेन दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और हम लोग इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का, ठीक है। ये E वाला देखा जाए, यहाँ पे क्या होगा,
तो अगर आप CH3 माइनस MgBr प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा, ये यहां अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। सो आई विल गेट O माइनस MgBr प्लस, इसके साथ लग गया ये ऑक्सीजन, ठीक है। इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O और यहां CH3 आके लग गया। अगर मैं नंबरिंग कर लूं, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं 1 2 3 4। सो दिस इज 4 3 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। यहां पे आप सोचिए फिर से CH3 माइनस आएगा, वो यहां अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहां पे ये O माइनस है, ये भी O माइनस है, ठीक है। और इस एसीटोन पे फिर से एक और इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर लीजिए आप CH3 माइनस का एंड यू विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम हियर आफ्टर हाइड्रोलिसिस। और इस वाले से इथिलीन ग्लाइकॉल आपको दिख जाएगा मिलते हुए, सॉरी इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, इनफैक्ट यहाँ तो 3 कार्बन थे, ठीक है, मैंने इसीलिए नंबरिंग करना जरूरी था, कार्बन 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखा, यू विल फाइंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हियर प्लस मुझे दिखाई देगा ऐसा इन दोनों पे OH, ठीक है। अगर कार्बन की हम काउंटिंग की बात करें तो ये कार्बन 1 यहाँ सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, एंड दिस इज कार्बन 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको देख लीजिए कि आपका बैलेंस हो गया या नहीं, सारे कार्बन आपको दिख रहे हैं। तो रिएक्टेंट में 4 कार्बन थे, ये वाला कार्बन 1 ये चला गया टर्शरी ब्यूटाइल में, ठीक है। और क्योंकि 3 इक्विवेलेंट जो है आपका ग्रिग्नार्ड लगा है तो 3 CH3 इस पे आके लगे हैं, ठीक है। और ये वाला 2 3 4 एक साथ है, ठीक है। ये प्रोपेन 1,3 डाइऑल में लगा हुआ आपको दिखाई देगा, तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 3 इक्विवेलेंट आपको दिखाई दे रहा है ग्रिग्नार्ड का, बेसिकली तीनों इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड से जो CH3 आया है वो यहां टर्शरी ब्यूटाइल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया है, मुझे याद है। So this will be OH, this will be SH and this end will give me tertiary butyl alcohol। नेक्स्ट इसका बात किया जाए तो यहाँ क्या होगा, आप समझिए पहला CH3 माइनस आएगा, ये Cl माइनस को बाहर निकालेगा, दूसरा CH3 माइनस आएगा, अटैक करेगा और इधर से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। सो आई विल हैव प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम हियर, ठीक है। आप समझ सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ये कार्बन 1 और इसको कार्बन 2 कहूं मैं, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। 2 इक्विवेलेंट आपने जो ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल किया है उससे आने वाला कार्बन यहाँ लगा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हुआ, ठीक बात है। ऊपर वाले में आपको 3 इक्विवेलेंट का आपने इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट इसकी बात हम लोग करें, ठीक है। तो यहां अगर आप ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। और आपने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड को कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन अगर मिल गया, ठीक है, तो वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, CH3 माइनस। तो यहां से CH3 माइनस और यहां से H प्लस, तो दिस विल गिव CH3 COO माइनस MgBr प्लस प्लस मीथेन, ये मीथेन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपको दिखाई देगा इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3COOH, ठीक है। तो जो आपका रिएक्टेंट था वही आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। बेसिकली यहां एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको SN2TH रिएक्शन नहीं देगा,
ठीक है, वहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक इक्विवेलेंट इस ईस्टर का, सो दिस इज मिथाइल मिथेनोएट, ठीक है, दिस इज ए ईस्टर, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आप सोचेंगे, ठीक है, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज CH3 माइनस MgBr प्लस, ठीक है, रिएक्शन विल बी कि ये यहां अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। दिस विल गिव HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड हियर इट विल बी CH3O माइनस और MgBr प्लस, ठीक है। तो CH3O माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, ठीक है। बेसिकली ये लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, जो बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन या SN2TH लिख दीजिए आप इसको, ठीक है, और आपको यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। थोड़ा और ध्यान से आप सोचिए क्योंकि ये गलत आंसर है। फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी एसिटल्डिहाइड। ऐसा क्यों? आप देखिए, ये जो ईस्टर है इसके मुकाबले बनने वाला यहां पे प्रोडक्ट एल्डिहाइड, इट इज मोर रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो जैसे ही आप एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ईस्टर से एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बनाएंगे तो अब अगले मॉलिक्यूल के पास ऑप्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कि वो रिएक्ट करने जाएगा ईस्टर के साथ या एल्डिहाइड के साथ। तो आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इस पे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रिफर्ड होगा, ठीक है। सो CH3 माइनस MgBr प्लस, ठीक है, ये अटैक करेगा इस एल्डिहाइड को बेसिकली और इस बॉन्ड को इधर तोड़ देगा। यू विल गेट HCO माइनस CH3, ठीक है, ये एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया जो सिस्टम में मौजूद H प्लस को खींच लेगा फ्रॉम सॉल्वेंट। सो इट विल टेक H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट to give you the final product as CHOH, CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक बात है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना देगा ये। अब समझा जाए कि अगर आपके पास दोनों एक एक इक्विवेलेंट ही है तो रिएक्शन कैसे होगा। तो आप समझिए कि पहला, ठीक है, मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड का अटैक करेगा किस पे? ईस्टर पे। लेकिन जैसे ही सिस्टम में एल्डिहाइड आया, ग्रिग्नार्ड अब SN2TH न करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना शुरू कर देगा, ठीक है, और जो भी एल्डिहाइड बनेगा सबसे पहले उस पे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है, और उससे फाइनली आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहां ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास एक ही इक्विवेलेंट ये भी है, एक ही इक्विवेलेंट ये भी है, तो होगा क्या? इसका हाफ इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, हाफ इक्विवेलेंट विल बी लेफ्ट। ग्रिग्नार्ड का पूरा एक इक्विवेलेंट खत्म हो गया, आपको एल्डिहाइड सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी हाफ इक्विवेलेंट ईस्टर से हाफ इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड ने रिएक्ट किया होगा टू प्रोड्यूस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का हाफ इक्विवेलेंट बनने वाला वो बाकी हाफ इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड से फिर से रिएक्ट करके इट विल गिव यू हाफ इक्विवेलेंट ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड पूरा खत्म हो जाएगा। इस बात को हम समझें तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए यहां ईस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स यू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स यू एल्कोहल, ठीक है। आपके पास एक इक्विवेलेंट ईस्टर का था, एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड का था,
ठीक है, लेकिन आप ऐसा करिए कि हाफ इक्विवेलेंट ईस्टर का रिएक्ट कराइए हाफ इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड से, ताकि आपको हाफ इक्विवेलेंट एल्डिहाइड का मिल जाए। और ये जो हाफ इक्विवेलेंट एल्डिहाइड का मिला है, ये इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये जल्दी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड का अभी भी हाफ इक्विवेलेंट जो बचा हुआ है उसके साथ, टू गिव यू हाफ इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड देखिए हाफ इक्विवेलेंट यहां, हाफ इक्विवेलेंट यहां, ग्रिग्नार्ड लिमिटिंग रिएजेंट है, ये खत्म हो गया। ठीक है, और हाफ इक्विवेलेंट ईस्टर का ही रिएक्ट किया, यानी हाफ इक्विवेलेंट ऑफ ईस्टर इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ये अनरिएक्टेड यहां हाफ इक्विवेलेंट ऑफ ईस्टर बचा हो रहेगा आपके सिस्टम में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज हाफ इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल इज फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा जरूर से। विथ दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।